गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप लोग सब सही होंगे। पिछली क्लास में हमने पर्सनैलिटी स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि पर्सनैलिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, पर्सनैलिटी कैसे है, कैसे काम करती है, और पर्सनैलिटी को थोड़ा डीप समझने की कोशिश की थी। आज मैं आपको एक टॉपिक करवा रही हूँ, जैसे एक थ्योरी लेंगे हम, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे पर्सनैलिटी में सबसे कॉमन है फ्रॉइड की थ्योरी। इन्होंने सबसे पहले पर्सनैलिटी को डिफाइन करना स्टार्ट किया था कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे काम करती है, कि हमारी पर्सनैलिटी रूटेड कहाँ से है, कैसे इम्प्रूव होती है पर्सनैलिटी। तो इनकी पर्सनैलिटी को बोलते हैं जो इनकी थ्योरी है उनको बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। इनकी थ्योरी को बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको एनालिसिस, कि हम खुद को एनालाइज कैसे करते हैं, हम खुद को कैसे देखते हैं, कि हमारी चीजें कैसे बाहर निकल के आती हैं। तो जो फ्रॉइड थे ना, वो बोलते थे कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा माइंड वो काम करता है, वो करता है अनकॉन्शियस पे काम, कि हम चीजों को इतना याद नहीं रखते, हमारे दिमाग में वो चीजें होती नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, जिसको हम थोड़े से एफर्ट्स के बाद बाहर निकाल देते हैं। इनका सारा काम, जो इन्होंने अपना सारा काम किया था, इनका था कि जो भी हमारी सेक्सुअल ड्राइव्स होती है, हमारा सब कुछ उसी पे बेस होता है। इन्होंने सबसे ज्यादा सेक्सुअली चीजों पे फोकस किया था, जो आगे चल के इनकी थ्योरी को में से हटा दी गई थी चीजें। जैसे नियो साइकोएनालिस्ट आए, उन्होंने इन चीजों को कहा कि उन्होंने ज्यादा एम्पेथाइज किया था सेक्सुअल एक्टिविटी पे, जो इतना होता नहीं है। जब इन्होंने स्टार्टिंग में जब फ्रॉइड ने अपना काम स्टार्ट किया, तो इन्होंने हिस्टीरिया से स्टार्ट किया। हिस्टीरिया होता है कि आप किसी को भी जैसे उसको इंटरप्रेट करके, उसको जैसे अनकॉन्शियस में लाके आप उससे उसके थॉट्स पूछ सकते हो कि हाँ ये चीज होती है। जैसे कि एक कॉमन सा मेथड था कि किसी के सामने एक पेंडुलम हिलाओगे, तो थोड़ी देर के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा और वो अपनी सारी चीजें बोल देगा जो उसके माइंड में है। बट ये एक अनसाइंटिफिक मेथड था, इसका कोई भी ऐसा नहीं था कि ऐसी होती है। आजकल भी चीजें ऐसी हो रही है कि आप हिस्टीरिया का यूज करके ऐसे कर सकते हो, बट ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आगे जब ब्रूनर के साथ आए, तो ब्रूनर बोले कि इन्होंने जो अपना सारा कुछ दिया है, ये सेक्सुअल ड्राइव पे दिया है, कि जो हमारी जो सेक्सुअल चीजें होती है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन होती है, उसकी वजह से हम अपने थॉट हिस्टीरिया की वजह से बाहर लाते हैं। बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने काफी इम्पेथाइज किया था, बल्कि ज्यादा इन्होंने बोला कि ये चीजें वुमेन के लिए ज्यादा है। बट ऐसा ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपने थॉट के बेस पे ऐसे बताया था। फिर 1900 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये बोलते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमारे एक रोल्स होते हैं। हम ड्रीम के थ्रू ही अपने अनकॉन्शियस के जो थॉट होते हैं ना, वो बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे अगर सपने में कुछ ऐसी चीजें आती है, वो कहीं ना कहीं हमारी रियलिटी होती है। जैसे बोलते हैं ना, जो चीज हम दिन में सोचते हैं, वो चीजें हमारी रात में आती है। तो उनका यही कहना था कि जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो वो हमारे ड्रीम के थ्रू बाहर आता है। वो हमारे ड्रीम के थ्रू हमारे थॉट्स जो होते हैं वो निकल के आते हैं। फिर उनका आगे था, उन्होंने जो भी ये किया था, कार्ल यूंग चाहते थे कि फ्रॉइड जो है ना, वो एक आगे चल के इन्हीं की जो एक पाथ होते हैं ना, उन पे काम करे। बट इन्होंने इतना सेक्सुअल चीजों पे इम्पेथाइज कर दिया, तो आगे चल के इनकी थ्योरी इतनी है, ये साइकोलॉजी में मतलब पर्सनैलिटी में काफी इंपॉर्टेंट है। बट आगे चल के इस थ्योरी को थोड़ा डिस्प्रूव किया गया कि आप जो बोल रहे हैं वो भी इतना भी नहीं होता, कि हर चीज हमारी सेक्सुअल ड्राइव से रिलेटेड नहीं होती है। इनका जो बोर्न है, जो जन्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पेपर में आया था, 6 मई 1856। ठीक है, ये बोर्न और जो इनका डाइड हुआ है, ये थोड़ा ठीक मतलब ढंग से याद कर लेना। फिर है इनके जो मॉडल को है, वो तो उनका एक जैसे एक हिस्ट्री होगी कि उन्होंने कैसे काम स्टार्ट किया, किन चीजों पे उनका बेस था, क्या उनकी चीजें थी। फिर उनका था एक टोपोलॉजिकल मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि उन्होंने कहा कि हमारे मेंटल आइसबर्ग होते हैं, हमारे दिमाग में एक ऐसा आइसबर्ग होता है जो हमारी हर चीजों से रिलेटेड होता है। जैसे इसमें इन्होंने 3 चीजें दी थी। एक
ईगो, सुपर ईगो। ये तीनों चीजें हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। ये बोलते हैं कि ईड क्या होता है। ईड को आप ऐसे बना के चलो कि ईड होता है एक छोटा बच्चा। जो जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो किस पे अपना सबसे ज्यादा फोकस करता है, उसको सिर्फ प्लेजर चाहिए। उसको चाहिए कि जो भी हो बस उसको प्लेजर चाहिए, चाहे उसको कोई मतलब नहीं होता कि चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है। ये हमारा बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती है जो हमें सिर्फ प्लेजर पे बेस होती है कि हाँ सिर्फ हमें खुशी चाहिए, उसका कोई भी कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर होता है इड। जो इड होता है ये हमारी रियलिटी होती है। ये ईगो को कंट्रोल करता है कि नहीं सारी चीजें हमारी प्लेजर पे बेस नहीं होनी चाहिए, कुछ रियलिटी होती है। ये ईड को सारी चीजें देता तो है कि हाँ तुम ये चीज ले लो, बट वो चीजें डिले करता है कि आज नहीं तुम्हें कल लेनी है। फिर आता है सुपर ईगो, जो हमारे मोरल चीजें हैं, जो हमारी मतलब सोसाइटी में है, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती है, वो चीजें इसमें आती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, जैसे कोई बच्चा है उसको गोलगप्पे खाने हैं कि हाँ उसका मन है कि मुझे छोटा बच्चा नहीं चाहिए, आप खुद को लगा लो कि आपको गोलगप्पे खाने हैं। आपके अंदर से आवाज आई छोटे बच्चे की कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, मुझे अभी खाने हैं। और जो गोलगप्पे की रेडी थी वो बिल्कुल आपके कॉलेज के सामने थी। तो आप क्या करोगे? आपका ईड बोल रहा है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं अभी के अभी। आपका ईगो कहेगा नहीं एक बार रुको, अभी ये तुम्हारे कॉलेज के सामने है, थोड़ा सही नहीं लगता, तो हम कल खाएंगे। इन दोनों के बीच में बहस होती है। ईगो बोलता है नहीं, ईड बोलता है कि मुझे आज ही चाहिए। फिर सुपर ईगो आता है। सुपर ईगो बोलता है कि नहीं ये हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तुम दोनों आपस में झगड़ा बंद करो और जो चीजें मोरल हैं उन चीजों को समझो। आज नहीं, आप आज भी खाओ बट कहीं ऐसी जगह जाके खाओ जहां पे आपकी सोसाइटी आपको जज नहीं करे। तो ये तीनों चीजें जो होती है वो हमारे अंदर होती हैं। सुपर ईगो जो होता है वो हमारी मोरली चीजों को कंप्लीट करता है। ईगो होता है वो हमारी रियलिटी प्रिंसिपल है। इड है ये हमारे प्लेजर पर डिपेंड करता है। जैसे इन्होंने 3 लेवल भी दिए हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इस थ्योरी में। लेवल होते हैं कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉन्शियस, जो हमें सारी चीजें पता होती है। जैसे आपको पता है कि आपने रात को डिनर में क्या खाया, बिल्कुल कॉमन सी बात है। आज सवेरे आप लंच में क्या बनाओगे, ये सब चीजें आपको ध्यान होती है। ये बिल्कुल हमारे कॉन्शियस लेवल होता है जो हमें हर टाइम पता होता है कि ये चीजें ऐसी है, ये चीजें हमें ऐसे करनी है। इसका बिल्कुल ये कोई इसका वो है, ये करंटली अवेयर जो चीजें हमें होती है वो होता है। फिर आता है हमारा प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में कुछ चीजें ऐसी होती है तो थोड़े से एफर्ट्स के बाद याद आ जाती है। जैसे तुम कहीं बुक रखी है तो तुम्हें याद नहीं आ रही कि बुक रखी कहाँ है, पर जब थोड़ा सा याद करते हो कि हाँ मैंने ये बुक को थोड़ा सा माइंड पे जोर देते हो तो तुम्हें याद आता है। इसमें हमारी स्टोर जो नॉलेज होती है वो लगा लो, हमारी जो हम मेमोरी रिट्राइव करते हैं वो हो जाती है कि वो चीजें हमारे थोड़े एफर्ट्स के बाद बाहर आ जाती है। थर्ड है अनकॉन्शियस। ये वो होता है, ये सबसे इस थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी पूरी बेस है वो इस पे ही है, अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल होते हैं जिसमें हमारे थॉट्स, अरग्स, मेमोरीज जो हमें अवेयर नहीं होती। जैसे इसमें हिडन फियर्स होते हैं, ऐसे ऐसा डर जो हम बाहर नहीं ला सकते, हमारे मन में कहीं ना कहीं वो डर दबा हुआ है। बट कभी ना कभी जैसे ये इन्होंने बोलते हैं कि ड्रीम, कभी वो आपके सपने के थ्रू बाहर आ जाता है कि हाँ मुझे डर लगा था, उस चीज से लगा था। ये हमारा एक हिडन फियर होता है जो हम दबा के रखते हैं, हम किसी के सामने इसको एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ भी इसमें ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी ऐसे जो आपकी सेक्सुअल ड्राइव्स हैं जो हमारी सिर्फ प्राइवेट चीजें हैं जो हम किसी को बताते नहीं, वो सिर्फ हम अपने एक कोने में स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हम उसको कॉन्शियस नहीं लेते। कभी अनकॉन्शियस में वो पड़ी रहती है कि हाँ ठीक है ये चीज हमारे अंदर पड़ी है तो ठीक है, इस पे इतना जोर नहीं देते कि हाँ ये चीज हमें बाहर निकालनी है। तो ये जो है इसका ये जो आइसबर्ग है इसमें ये तीनों चीजें आती है, इड, ईगो, सुपर ईगो, हमारे लेवल्स। ये तीनों इसके 3-3 के पेयर हैं। इस थ्योरी में सारे 3-3 के पेयर हैं। जैसे इसका लेवल्स हो गए, लेवल्स भी 3 है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और इसके जो स्ट्रक्चर है इसका भी ये भी है, इड, ईगो, सुपर ईगो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इनमें
जो पीछे की स्लाइड है उनमें वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इतनी हार्ड भी नहीं है। आपको सिर्फ कॉमन कॉमन चीजें याद रखनी है कि किसमें क्या था। एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखोगे तो वो काफी इजी है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत कॉमन है और इसको आप बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए करोगे तो ये हो जाएगी। फिर इसका आता है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। इन्होंने जो फ्रॉइड है इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए है कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना वो कुछ स्टेजेस में होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कुछ स्टेजेस में डेवलप होती है। ऐसे नहीं है कि हाँ ये चलती रहती है, वैसे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बट है ये स्टेजेस में। जैसे सबसे पहले इन्होंने दिया ओरल स्टेज, जो जीरो मतलब 0 से 2 साल लगा लो आप, फिर 1.5 साल लगा लो, कितना भी लगा लो। इसमें ये बोलते हैं कि जो हमारा ओरल होता है ना, ओरल मुंह, छोटा बच्चा जो मतलब जन्म से लेके जो 2 साल तक होता है वो सिर्फ अपना जो भी प्लेजर है वो अपने मुंह से है। ये चीजें तो आपने भी देखी होगी कि छोटा बच्चा है, कोई भी चीज है वो उठा के अपने मुंह में डालता है, उसे सिर्फ प्लेजर अपने ओरल से मिलता है। कोई भी चीज होगी उठा के मुंह में डालेगा, ये बोलते हैं कि उसको प्लेजर सिर्फ उसके माउथ से, मुंह से मिलता है। वो किसी को मतलब फीडिंग करता है, किसी को जैसे बीटिंग करता है, ये सारी चीजें उसका कंफर्ट जोन है, उसके फीड करना कि कोई भी चीज वो मुंह के थ्रू ही अपना करेगा। तो सेकंड है एनल स्टेज। जो एनल स्टेज होती है वो होती है हमारी, जैसे हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। हाँ, सारी ये सेकंड स्टेज हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग पर बेस होती है कि हम कैसे अपना जो ब्लैडर को कंट्रोल करते हैं, हमारी कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग करते हैं हम। कि कुछ बच्चे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हैं कि हमें सूसू करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक नहीं करते। वो सब हमारी पर्सनैलिटी पे बेस होता है कि हमारी पर्सनैलिटी उसको कैसे डिफाइन करती है। जैसे कभी-कभी छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जैसे पोटी करने के बाद वो उसमें खेलती हैं, वो उनका प्लेजर है क्योंकि वो उनको प्लेजर ही उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो ये हमारी सेकंड स्टेज है एनल स्टेज। थर्ड स्टेज है फेलिक स्टेज, जो 3 से 6 साल तक होती है। इसमें जो फ्रॉइड कहते हैं ये काफी जैसे इसका क्रिटिसिज्म हुआ था कि ये स्टेज इन्होंने काफी गलत दी है, जो इन्होंने इसमें वर्ड्स यूज किए हैं वो काफी गलत है। तो इन्हें ये बोलते हैं कि जो हमारा इसमें जो हमारा प्लेजर होता है ना वो हमारे जेंटल्स होते हैं, जो हमारे जेंडर डिफरेंस होते हैं उस पे होता है। जैसे इन्होंने इस फेलिक स्टेज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ना वो ओबिडस, इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, ये कार्ल जंग ने दिया था। बट जो ओबिडस है ना वो इन्होंने फ्रॉइड ने दिया था। इसमें ये है कि जब जो जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा, जैसे ये लगा लो कि कोई भी जैसे आप इसमें इन्होंने बॉयज पे कहा था कि जो लड़का होता है ना वो अपनी माँ मतलब जैसे अपने फादर से जेलस होता है कि वो जैसे उसके फादर उसकी मम्मा से ज्यादा प्यार करते हैं तो वो जेलस होता है कि ये मेरी मम्मा से इतना प्यार क्यों करते हैं, बल्कि मेरी मम्मा मेरी है तो ये प्यार मुझसे करना चाहिए। कुछ ऐसी स्टोरी भी थी, इन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा भी हुआ था कि किसी जैसे किसी लड़के ने अपनी माँ से प्यार करने के लिए अपने पापा की डेथ कर दी थी। तो ये अनसाइंटिफिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर बाद में कार्ल यूंग ने ये कहा कि जो ये फ्रॉइड का कांसेप्ट है ना, इन्होंने ये वुमेन पे कर दिया, ये गर्ल्स पे कर दिया कि गर्ल्स में भी ये एंजाइटी होती है। उनका ये होता है कि लड़कों के पास जो पेनिस होता है ना वो उनसे एंजाइटी होती है उनको कि लड़के हमसे अलग है क्योंकि उनके पास जैसे स्पेसिफिक कुछ चीजें हैं। बट ये स्टेज इनकी इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी इस चीज पे कि ये इतना एक साइंटिफिक वे नहीं देता चीजों को। फिर है लेटेंसी स्टेज, जो हमारी 6 से 11 साल तक होती है। इसमें जो हमारा इंटरेक्शन होता है ना वो सोशल स्किल पे होता है। जैसे 6 साल से 11 साल में बच्चे आपस में खेलते हैं, जैसे उनको कोई वो नहीं होता, लड़के लड़के खेलते हैं, लड़कियां लड़कियां खेलती हैं, अपना उनका ग्रुप होता है कि ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। जो गर्ल होगी वो गर्ल के साथ ही खेलेगी, उसको वो बॉयज के साथ नहीं जाएगी, जैसे वो डॉल से खेलेगी। और जो लड़के होंगे वो जैसे कार वगैरह से खेलते हैं तो वो उनका ये होता है कि हाँ ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, बस उनको ये कोई ऐसा डिफरेंस पता नहीं होता अपने जेंडर के अंदर, तो सिर्फ वो अपने अपने ग्रुप में रहते हैं। फिर लास्ट स्टेज है जेंटल स्टेज, जो 12 से प्लस होती है। इसमें जो हमारी होती है ये सारा ये हमारा जिसमें हमारे लव रिलेशनशिप आते हैं, मैरिज आती है, जिसमें एक जैसे अपोजिट पर्सन की तरफ इंटरेक्ट होना ये सारा आता है। इसमें मेजोरिटी आ जाती है, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं सारा इस स्टेज में आ जाते हैं। तो फ्रॉइड कहते हैं कि ये जो सारी स्टेजेस है ना ये मिलके हमारी पर्सनैलिटी को बनाती है कि इन्हीं के हमारी पर्सनैलिटी इन्हीं के थ्रू बनती है।
अगर इसमें कुछ फिक्सेशन आ जाती है, जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ डिसऑर्डर वगैरह हो जाते हैं। डिसऑर्डर वगैरह की क्लास जब हम डिसऑर्डर की क्लास करेंगे तो उसमें बताऊंगी मैं आपको कि कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कि जब अगर इसमें फिक्सेशन आ जाती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो हम अगली क्लास में जब भी हमारे डिसऑर्डर की क्लास होगी तो हम उसमें करेंगे। बट ये है मेन इसका क्रक्स यही है कि इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा इस स्टेज से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये क्रिटिसाइज स्टेज है ना, तो इसमें बनते हैं। बाकी ये कॉमन स्टेज है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनके बिल्कुल नाम और ये कौन से ईयर तक होती है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर है हमारे जो हमारा कुछ ऐसी होती है कि एंजाइटी होती है। फ्रॉइड कहते हैं कि एंजाइटी जो होती है वो 3 होती है। आप इसमें एक इस थ्योरी में एक ये चीज रखना कि जो भी फ्रॉइड के थे वो 3-3 के पेयर थे। जैसे अब इन्होंने एंजाइटी को भी 3 उसमें किया है, लेवल भी 3 थे, स्ट्रक्चर भी 3 था और एंजाइटी भी इन्होंने 3 कही है। इन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट होती है वो हमारी रियलिस्टिक होती है, जो ही रियलिस्टिक मतलब जो बिल्कुल कॉमन फियर होते हैं, हमें ऐसी चीजों से डर लगता है जैसे एक्चुअल जो हमारा डर होता है ना, जैसे कभी आग को देख लिया तो डर लग गया, कभी किसी स्नैक को देख लिया तो डर लग गया, ये बिल्कुल कॉमन जो बिल्कुल रियल होती है वो होती है। इसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता कि हाँ हमारे जो अंदर से डर आता है, जो डायरेक्ट हमारे डर वो जो सामने आता है जिसको देख के हमें पसीना आता है, वो हमारा आता है रियल डर। दूसरी होती है न्यूरोटिक, जो ये कहते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी होते हैं ना, वो हमारे इड से आती है। इड को जब कोई पनिशमेंट देता है तो उसको डर लगता है, जब वो प्लेजर मांगता है और फिर उसको लगता है कि नहीं तुमने ये चीज गलत किया है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तब वो जो उसको मन में डर आता है वो न्यूरोटिक होता है। ये हमारे इंटरनल होता है, जो हमारे इंटरनल जो डर होता है ना कि अंदर का डर। जब छोटे बच्चे को आप कोई चीज गलत करता है, आप पकड़ लेते हो तो उसका चेहरा ऐसा हो जाता है कि जैसे वो पकड़ा गया तो फेस बिल्कुल ऐसे वाइट हो जाएगा, बट वो कुछ बोलेगा नहीं क्योंकि वो उसका इंटरनल डर है, वो कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। फिर ये सबसे मेन है इस थ्योरी का कि हमारा जो अंदर का डर जो है ना, जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो हमारा अनकॉन्शियस डर है, वो इसी पे है। फिर है मोरल एंजाइटी। मोरल एंजाइटी का मतलब होता है हम कुछ गलत काम करते हैं जो हमारी सोसाइटी के खिलाफ होता है, जो हमारी सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती, वो चीजें जब हम करते हैं तो वो हमारी मोरल एंजाइटी होती है। जैसे हमें किसी चीज का गिल्ट हो जाता है कि हमने ये चीज गलत की है, ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो वो हमारी मोरल एंजाइटी होगी। ये तीनों एंजाइटी होती है ना, ये हमारा एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन होता है जिसपे हमारे पर्सनैलिटी है वो बेस होती है कि हाँ हम कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा डर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये और इन्हीं के बेस पे जब हम आगे करते हैं तो वो डिफेंस मैकेनिज्म आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म। बट उसके लिए हमें एक प्रॉपर पूरी क्लास चाहिएगी क्योंकि ये काफी बड़े हैं, इनको डीपली समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में सिर्फ आपको ये थ्योरी का क्रक्स समझ में आना चाहिए, थ्योरी क्या कहती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ फ्रॉइड का कितना किस चीज में कंट्रीब्यूट है, कौन से उन्होंने लेवल दिए हैं, कौन से उन्होंने स्ट्रक्चर दिए हैं, क्या उन्होंने स्टेजेस दिए हैं, उन स्टेजेस में क्या क्या है, ये सब चीजें आपको बिल्कुल डीपली पता होना चाहिए। फ्रॉइड की थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।